स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आप सब कुछ न कुछ तो खुश हुए होंगे कि सर एग्जाम रद्द हो गया। कुछ प्रतिशत बच्चे बहुत दुखी हुए होंगे कि सर एग्जाम तो रद्द हुआ लेकिन फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा बवाल है। मैं 125 फाइट कर रहा था, मेरा तो हो जाता। मैं सब कुछ मान रहा हूँ बेटा। 6 महीने का टाइम ले लिया गया है, वैकेंसी को डिले कर दिया गया। जो 24 का सपना था नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो 25 में लेते जाओ, बहुत आराम से 25 में अब लेके जाओ। चुनाव खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर धांधली इतने बड़े पैमाने पे हुई थी तो लाख से 2 लाख बच्चों के पास पेपर पहुंच चुका था। 100 50 रुपए में पेपर बिका, बच्चों के पास पहुंच गया, वायरल हो गया। तो जो ईमानदार सुबह की पाली के बच्चे थे या अगले 3 पेपरों के बच्चे थे, उनके लिए कोई मतलब नहीं था। इसलिए आप अपनी तैयारी पे लगे। और जितने प्यारे भाई एएसआई के लिए लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहे। जीएस बीच में अपने चैनल से सभी विषयों को हम आपको देते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते, क्वालिटी मेंटेन करने के चलते, आपको सही होने के चलते आपको सिर्फ जीएस का मैटर मिलेगा। एएसआई, लोको पायलट या यूपी पुलिस, सभी का जीएस आपको कंप्लीट में देता रहूंगा। चलते हैं अपने एएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पे। और मेरा प्रीवियस ईयर पेपर है, सेकेंड रिसीप्ट, डेट है 5/12/2021। 5/12/2021 को जो पेपर हुआ था एएसआई का, यूपीएसआई के साथ इसका भी एग्जाम हुआ था। मेरी थोड़ी सी हाई गई थी, टाइपिंग भी थी इसके बाद में। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली करते रहे, क्योंकि टाइपिंग 15-20 दिन में नहीं होना है। मिनिमम 3 से 4 महीने का समय टाइपिंग मांगती है बेटा। टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पढ़ाई की 1 घंटे प्रैक्टिस करते रहे। चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर जीएस के प्रश्न पे। बहुत अच्छा जीएस था, बहुत हार्ड जीएस नहीं है, बहुत सामान्य सा प्रश्न आता है। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाई अपने पहले प्रश्न पे। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन किया? मेरे प्यारे भाई, एक बात अगर तुमसे बहुत सॉफ्टली यहाँ पे कहूं, ये प्रश्न तुमको क्यों गुमराह कर रहा है? अगर मैं तुमसे एक बात यहाँ पे कह दूं कि जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता, सिर्फ अगर इतना समझाना है तो बेटा, जो भारत का वित्त मंत्री होगा वही क्या करता है? वही जीएसटी परिषद की बैठक करता है, वही अध्यक्ष रहता है। अब प्रथम बैठक के समय श्री अरुण जेटली साहब क्या थे? जीवित थे, और ये थे भारत के वित्त मंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा। और पहली बैठक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होती है। कब हुई? तो 23 सितंबर 2016 को। 23 सितंबर 2016 को बेटा पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अरुण जेटली किए थे। और हाल में 2023 में जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट क्यों है? यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2023 की जीएसटी परिषद की बैठक लखनऊ में हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। और इसकी अध्यक्षता वर्तमान वित्त मंत्री कौन, तुम बता दो ध्यान से। तो निर्मला सीतारमण जी ने किया। किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये आपका करंट में हो जाएगा और ये आपका एग्जाम का प्रश्न हो गया इससे रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, इसका कोई मतलब ही नहीं है मानव विकास से। संयुक्त राष्ट्र से यह प्रस्तुत किया जाता है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2 ऑप्शन आपको लगभग लग रहा है। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट को कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। किस पे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बेटा ये प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस, आईएएस दिवस या सिविल सेवा दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को या 21 अप्रैल को? तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 21 अप्रैल को। कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा? 21 अप्रैल वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को डाट कहते हैं। कोई लोहे की रॉड है बेटा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। और यहाँ पे रॉड को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हाथ से रॉड को पकड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे रॉड कैसी है? यहाँ पे रॉड ठंडी है। धीरे धीरे ऊष्मा क्या होगी? धीरे धीरे ऊष्मा इधर को हस्तांतरित होगी।
एक स्थानांतरित होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैसे तो बेटा नियमतः इस प्रक्रिया को कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। लेकिन अब कंडक्शन इस ऑप्शन में नहीं है। ऊर्जा का स्थानांतर क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। लेकिन इसमें कंडक्शन ऑप्शन में है नहीं। संवहन है, इंसुलेशन है, ऊष्मा का संचरण है, क्या है? प्रवाहकत्व। तो कंडक्शन का एक शब्द निकाला गया है, हिंदी में क्या डाला गया है? प्रवाहकत्व। प्रवाहकत्व एक शब्द बना के डाल दिया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए बेटा? कंडक्शन के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है भारत, ये बेटा 2021 में मैं आपको बता दूं अभी तक ऐसा कोई सेट नहीं है जो बजट से नहीं हो। और बजट में रेल बजट और आम बजट का ताजा घटना भी नहीं थी। 17 शुरू हुआ था, लेकिन भाई हर सेट में इसको पूछ लिया था। भारत में ब्रिटिश द्वारा रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? किस वर्ष अलग किया गया था? अब मैंने इसकी पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, मैंने उसमें बताया है कि 1924 के पहले, मतलब जो ब्रिटिश भारत था जिसमें 1860 से बजट पेश किया जा रहा था भारत में, उसमें रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1924 में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कब तक अलग रहा? 2017 तक बेटा ये अलग रहा। तो 1924 से 2017 तक रेल बजट और आम बजट क्या रहा? अलग अलग रहा। और 2017 में पहली बार अरुण जेटली ने क्या किया? इन दोनों को एक कर दिया। विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पे एक किया, और दोनों को पहली बार एक होने के बाद किसने प्रस्तुत किया था? अरुण जेटली साहब ने। यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? पुलिस का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, राज्य के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, इनसा कोई मतलब नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक। तो जो पुलिस महानिदेशक होता है यही होता है डीजीपी। और प्रदेश में जो पुलिस का सबसे प्रमुख होगा वो कौन होगा? डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन हो जाएगा? महानिदेशक। यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिया गया है, और इंग्लिश में आपको किसको लगाते हैं? डीजीपी सबसे बड़ा होता है, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए 21 में बेटा पेपर हुआ है, और प्रत्येक सेट में शायद इस सेट से आप 1000 बार परिचित हो चुके होंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार से। तो यह क्या पूछा है कि लाइफ टाइम श्रेणी के लिए, हॉकी के लिए, किसके लिए? हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? अब हॉकी के कोच है कौन कौन से? योगेश मालवीय, कृष्ण कुमार हुड्डा, रोमेश पठानिया या नरेश कुमार। तो बेटा रोमेश पठानिया जी को क्या मिला है? लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट में क्या मिला? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के थे? ये हॉकी के, भारतीय हॉकी के कोच थे। ये किसके कोच थे? भारतीय हॉकी के बेटा ये कोच हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? बर्मा को भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा को अगर यहाँ पे अलग हुआ था, 2 प्रश्न बनेगा। यहाँ पे एक उत्तर आपका 1935 दिख रहा है, और दूसरा उत्तर आपका 1937 दिख रहा है। तो तुम कहोगे सर सही किसको मारना है? बेटा 37 को मारना है, क्योंकि ये सीधा डेट पूछ रहा है, कब अलग हुआ था। इसने क्या पूछा? सीधा डेट पूछा, सीधा डेट इसने पूछा, कब अलग हुआ था। इसने अगर यहाँ पे प्रश्न पूछता कि किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था, किस अधिनियम के से अलग हुआ, तो हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत अलग कब हुआ? 37 में। अधिनियम 35 का और अलग होगा 37 में। अगला प्रश्न बेटा हमारा, तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क परियोजना का कौन सा सुरक्षा बल कार्यान्वित कर रहा है? तटीय रडार श्रृंखला, ठीक, तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क परियोजना को कौन सा सुरक्षा बल कार्यान्वित कर रहा है? जो भारत में जो तट राज्य है बेटा, ये जो भारत के तट राज्य है, यहाँ पे एक बल काम करता है, भारतीय तट रक्षक बल। कौन काम करता है? भारतीय तट रक्षक बल यहाँ पे बेटा काम करता है, जो ऑप्शन डी में तुम्हारे लिखा हुआ है। नौसेना, नो डाउट समुद्रों में नौसेना काम करती है, ठीक। भारतीय वायुसेना से
तट से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कोई मतलब नहीं है सी वाले का, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, भारतीय तट रक्षक बल। ये किसका ये प्रयोग कौन करता है? भारतीय तट रक्षक बल इसका प्रयोग करते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है धन निष्कासन सिद्धांत को, धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? अगर मेरे प्यारे भाई कोई भी बच्चा आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो आधुनिक भारत में धन निष्कासन के सिद्धांत को सबसे पहले भारतीय आंदोलनकारी दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में अंकित किया था कि ब्रिटिश लोग कैसे भारत से धन का निष्कासन कैसे कर रहे हैं, और धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ते का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है, आगरा में स्थित है, मैनपुरी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो एटीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इससे शायद इस एग्जाम में यूपीएसआई में तीसरा चौथी बार प्रश्न आया हुआ है एटीएस को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या क्लाइव ने? तो बेटा लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोपरिता की नीति का क्या किया था? शुरुआत किया। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था बेटा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत के आर्थिक इतिहास में 2016 से पूर्व, 2000 बहुत ही बेहतर प्रश्न है, 16 से पूर्व विमुद्रीकरण की दो घटनाएं कौन से वर्षों में हुई थी? 16 से पहले भारत में 2 बार विमुद्रीकरण बेटा हो चुका था। भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में। भारत की पहली नोटबंदी हुई थी 1946 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, और दूसरी नोटबंदी हुई थी 1978 में। 1978 में जब आपात के बाद इंदिरा हटी और मोरारजी देसाई क्या बने? प्रधानमंत्री बने थे। तो ये दोनों नोटबंदियां भारत में हो चुकी थी। तीसरी बार नोटबंदी भारत में 2016 को हुई बेटा, और इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। ये 2 बार पहले हो चुकी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे पहले किस पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन किया हुआ था? सबसे पहले किस सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन हुआ था? तो तुम कहोगे नायलॉन का। किसका हुआ था बेटा? नायलॉन का सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर जिसका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ, सबसे पहले उत्पादन हुआ। मिशन सागर में एस का पूर्ण रूप क्या है? मिशन सागर में एस का पूर्ण रूप क्या है? मिशन सागर में बेटा एस का इन्होंने रूप क्या रखा है? सिक्योरिटी रखा है। क्या इसका रूप हो जाएगा? मिशन सागर में एस का पूर्ण रूप हो जाएगा सिक्योरिटी। सागर जो योजना है, अब आपके दिमाग में ऐसा सागर क्या? 2020 में सागर हिंद महासागर में कोविड-19 के समय लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। अब 21 में पेपर हुआ। सागर का जो पूरा फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। तो यहाँ पे सागर का तुमसे क्या पूछा है? सिक्योरिटी पूछ लिया। अगला जो प्रश्न होगा ब्रुसेल्स, ये यूरोप के लगभग जो पूरा सेट हुआ यूपीएसआई, पूरा यूरोपीय कंट्री की राजधानी, हमको अभी तो जितने सेट मिले सब में वही आ रहा है। ठीक, ब्रुसेल्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की है, ताइवान, अब ताइवान की ताइपे हो जाएगी, ऑस्ट्रिया की वियना हो जाएगी, बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो जाएगी, और बेलारूस की क्या हो जाएगी? मिन्स्क क्या हो जाएगी? बेलारूस की हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी। अगला प्रश्न है दाब मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर? बिल्कुल नहीं। बैरोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर? तो बेटा दाब को, वायु के दाब को मापने के लिए
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जब आप यूपी पुलिस से लेकर यूपीएसआई, यूपीएसआई या अन्य एग्जामों में पढ़े होंगे तो दाब मापी का नीचे गिरना, ऊपर उठना या ऊपर उठ के फिर नीचे गिरना किसका सूचक होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी गया होगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर क्या देना है, बैरोमीटर देके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 सदस्य देशों में संबंधित नहीं है। G7 के सदस्य देशों से संबंधित यूएसए भी संबंधित है, भारत सदस्य से संबंधित G7 में बेटा नहीं है। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। G7 का मेंबर कौन नहीं, भारत G7 का मेंबर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बंगाल बेसिन से कच्चे तेल उत्पादन शुरू किए हैं। बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है। HPCL ने, ONGC ने, गेल ने या IOC ने। तो बेटा ONGC जो कंपनी है उसने क्या किया है, बंगाल बेसिन से कच्चे तेल के उत्पादन का कार्य शुरू किया। ये करंट का क्वेश्चन भी था उस समय का, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है बेटा हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपी मुख्यालय कहाँ पे होगा। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में होगा या मुंबई में होगा। तो बेटा होगा कहाँ पे, नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप में विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप में फलों का उद्यान कहा जाता है। किस क्षेत्र को, गर्म और आर्द्र भूमि रेखी क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्र को। अब बेटा यहाँ पे इसने राज्य का नाम नहीं पूछा कि जहां ज्यादा फसल उत्पादन होता हो तुम उस फल उत्पादन तुम उस राज्य का नाम दे दो। तुम जम्मू कश्मीर को ढूंढ रहे हो, सेब वहां उत्पादन हो जाएगा, हिमाचल को ढूंढ दो, नहीं। उसने कहा कि पूरा ओवरऑल फल का उत्पादन सबसे ज्यादा किन जोन में होगा। यहाँ पे उसने भौगोलिक भाषा में पूछ लिया, गर्म और आर्द्र भूमि वाले रेखीय क्षेत्र में होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, दोनों में बिल्कुल नहीं होगा। इसमें होगा भूमध्य सागरी। जितने क्षेत्र भूमध्य सागरी जोन में आएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, फलों उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व का फलों उद्यान। ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जो भूमध्य सागरी जोन में उन्हें क्या कहा, विश्व का फलों उद्यान कह दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हीनयान बौद्ध धर्म को प्रश्रय किसने दिया था। पुलकेशियन सेकंड ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने या अशोक ने। तो हीनयान को किसने क्या दिया था, प्रश्रय दिया था। पुलकेशियन ने दिया था, कनिष्क नहीं बेटा, किसने दिया था, अशोक ने दिया था। किसने दिया था, अशोक ने बौद्ध की हीनयान शाखा को क्या दिया था, अपना आश्रय दिया था या अपना प्रश्रय दिया था, अपने आरक्षण दिया था या अपनी क्या कह सकते हैं, अपना साथ दिया था। ठीक है, किसको किसने दिया था, अशोक ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। अब भारत 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कब तक, 1962 तक। 1947 से लगातार 1962 तक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ये जो प्रश्न है हमको लग रहा है कि एएसआई के जितने एग्जाम 2021 में हुए हैं सभी में सिंधु जल समझौता से एक प्रश्न जरूर आया है। तो क्वेश्चनों को देखो, यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक पेपर नहीं आया है। यूपीपी का एग्जाम हुआ, कोई पेपर आउट ऑफ ट्रैक आरो की तरह के पेपर नहीं आया कि अपने लीक से हट के पेपर आ जाए। यूपीएससी के तरह पे पेपर आ गया कि पूरा कथन निष्कर्ष कथन, जैसे आरो या ARO अपने तथ्य के लिए जहां तथ्य से प्रश्न पूछता था, अब की बार बिल्कुल तथ्य विहीन प्रश्न उसमें आ गए थे। ठीक, लीक हुआ रद्द होगा, अलग दर्जुट है। यूपीपी देखो अपने ट्रैक से भटक नहीं रहा है, एकदम ट्रैक पे लेके जाए। यूपीपी पेपर भी है, इतना अच्छा पेपर था कि 24-25 जनरल बच्चे जो नॉर्मली क्लास ले रहे हैं वो GS 25 से 26 GS सही कर सकते हैं। और 25 से 26 GS सही करने वाला बच्चा योग्य बच्चों में आता है, ना कि कमजोर में। थोड़ी अब की बात रीजनिंग थोड़ी डिस्ट्रिक्ट शायद बच्चे कह रहे थे, रीजनिंग थोड़ी दिक्कत थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अब इस पे ज्यादा समय हम अगर व्यर्थ करें कि पॉइंट समझाएं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हमारा स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग को कोई एक वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश कौन दे सकता है? दूरसंचार विभाग को कोई एक वेबसाइट जो तुम सर्च करते हो उसको ब्लॉक करने का निर्देश कौन दे सकता है? अब यहाँ पे है एक्सचेंजर साइबर फ्यूजन सेंटर, फोरम ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स द सिक्योरिटी टीम्स, एक्सेस नाउ डिजिटल सुरक्षा हेल्पलाइन, या कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारत CERT इंडिया। तो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जिसे हम क्या कहते हैं CERT इंडिया ये क्या करेगा? निर्देश देगा किसको? दूरसंचार विभाग को किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए। बेटा कुछ प्रश्न आउट ऑफ ट्रैक रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा माना जाता है? इल्बर्ट विधेयक, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद। तो बेटा जब 1858 की क्रांति हुई और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया जिसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो भारत के पहले वायसराय बने, इसे ही भारतीय लोगों में कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को क्या कहा गया? बेटा मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ था? अब ये क्वेश्चन 1992 का आयोजन कौन सा है? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है, पेरिस में हुआ है, ब्राजील में हुआ है या जापान में हुआ है? तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों ऑप्शन में विकल्प रखते हैं जो तुरंत क्या हो जाएगा? उनका गलत हो जाता है। और ये आपका पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है क्योंकि इसी सम्मेलन के बाद एक विषय आया था सामने, सभी बच्चों के सामने आया था, सतत विकास। क्या आया था? सतत विकास लक्ष्य आया था और धारणीय विकास आया था। क्या आया था? धारणीय विकास आया था। ये दो लक्ष्य कब आया था? यह आया था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से आया था। कहाँ हुआ सम्मेलन? ब्राजील में हुआ था बेटा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। भारत में श्वेत क्रांति संबंधित बेटा दूध उत्पादन से सबको पता है। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? श्यामन बेनेगल को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल को, मौलिक कुरियन को। तो बच्चों को पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारतीय श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है? इसमें एड्स किस वायसराय से एड्स की बीमारी होती है? उसने पूछा है कि एपिस्टीन बार वायरस से, हर्पी जोस्ट वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से या रूबेला वायरस से। आपको चार ऑप्शन क्या दिया उसने दे दिया। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से बेटा किसका कारण बनता है? HIV का या एड्स का क्या बनता है? ये कारण बनता है। किसका कारण बनता है? HIV और एड्स का कारण बनता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बिरहा, करम, चैत परब, गीत खुदिया। तो बिरहा यूपी का सबसे फेमस लोकगीत है। आपको बिना किसी के विचार किए किसको टिक कर देना है? बिरहा को टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2 बार UPSI 21 में आया प्रश्न और कहीं नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है बेटा, विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक किसे कहा जाएगा? मुख्य श्रमिक किसे कहा जाएगा? एक वर्ष में कम से कम 123 दिन कार्य करने वाला, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य करने वाला, एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करने वाला, या एक वर्ष में कम से कम 150 दिन कार्य करने वाला। भारतीय श्रमिक और अधिनियम के तहत एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करने वाले व्यक्ति को ही क्या माना जाएगा? मुख्य श्रमिक के रूप में माना जाता है। कितने दिन काम करने वाला? 183 दिन काम करने वाले व्यक्ति को ही। ठीक। अगला प्रश्न बेटा हमारा है, अमेजॉन के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे तुम देखते हो ना कि एक आजकल आया अलेक्सा, तुम बोलते हो हेलो अलेक्सा फलाना धमकाना, उसी प्रकार गूगल में कुछ होगा तो साइट्स आती है। ठीक। और एप्पल में आता है सीरी, आप सीरी जो बोलते हो काम करने लगता है। ठीक। तो यहाँ पे अमेजॉन का कौन सा है? अलेक्सा ही किसका है? अमेजॉन का है। सीरी किसका है? सीरी आईफोन या एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है सीरी। और एलेक्सा किसका है? एलेक्सा अमेजॉन का हो जाएगा। ठीक। अगला ऑप्शन है बेटा, मतलब अगला प्रश्न है, पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड की डॉट की आत्मकथा है। कपिल देव की आत्मकथा है, बीबीएस लक्ष्मण की है, सचिन तेंदुलकर की है, या ध्यानचंद की है? तो ये बीबीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड क्रिकेटर है बीबीएस लक्ष्मण। कौन है ये? क्रिकेटर है, और उनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट, ये प्रश्न आपको मैं दूसरी तीसरी बार आ रहा है, इसके पहले मैंने इसको सॉल्व कराया है। 1 जीबी डॉट के बराबर होता है। 1 जीबी बराबर 124 मेगाबाइट एमबी, 124 एमबी के बराबर हो जाएगा। इसमें पूरी सीरीज लास्ट वाले वीडियो मैंने दिया है कि कहां से कहां तक स्टोरेज शुरुआत होती है, बिट से, निबल से लेके बाइट आगे बढ़ते हुए पेराबाइट तक, पीबी तक, और सबसे उसका रेंज क्या होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? 124 मेगाबाइट बराबर 101 जीबी, 1 जीबी हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी कौन सी है? भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी कौन सी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ये आईबी बेटा बाह्य एजेंसी नहीं है। ये कैसी है? आईबी जो है बाह्य एजेंसी हमारी क्या हो जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ठीक। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, परिवर्तन निदेशालय, और भारतीय अन्वेषण अभिकरण। अब आपने सुना होगा रा, आपने सुना होगा रा। अब रा हमारी कैसी एजेंसी है? रा कैसी एजेंसी है? अनुसंधान और विंग, विश्लेषण विंग। रा जो हमारी एजेंसी है बेटा, वो कैसी है? ठीक। ये आईबी, आईबी देश के अंदर काम करती है और रा देश की सीमा के बाहर काम करता है। रा एक संवैधानिक संगठन नहीं है, या एक अवैधानिक अगर कहीं पर रा के कर्मचारी पकड़े जाते हैं, देश उनको जल्दी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो संवैधानिक, किसी भी देश की खुफिया जानकारी निकालना ये संविधान के खिलाफ होता है। तो रा एक संवैधानिक नहीं होता, रा संवैधानिक नहीं है, लेकिन ये बाह्यतम खुफिया का काम कौन करता है? रा करती है। कौन करता है? रा। और देश के अंदर खुफिया काम कौन करेगा? आईबी करेगी। कौन करेगा? आईबी करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया? किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया है बेटा? आपको बताना, एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, या आईसीआईसीआई। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ठीक, कि भारत का, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा मोबाइल एटीएम का मतलब तुम्हारे मोबाइल में एटीएम नहीं, मूवमेंट करता रहेगा, घूमने वाला एटीएम। कौन करेगा? आईसीआईसीआई ने किया। ये प्राइवेट बैंक है और आपकी सुविधाओं का सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? यही रखेगा, उसका सुविधाओं का ही चार्ज लेगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को छोड़ के पूर्णकालिक सदस्य 3 होते हैं, और अध्यक्ष सहित पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं। अध्यक्ष सहित पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 4। ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बटेश्वर मेला मनाया जाता है? आगरा में, संभल में, सीतापुर में, या उन्नाव में? तो बटेश्वर मेला बेटा आगरा में मनाया जाता है। तुमने यूपीपी में इसको कई बार पढ़ा भी होगा।
अगला प्रश्न हमारा है सांभर खारी झील। सांभर खारी झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK, एक कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला, भारत का पहला KVK कहाँ स्थापित किया गया था? आंध्रा में, पुदुचेरी में, हरियाणा में कि केरल में? तो बेटा भारत का पहला KVK पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेटा मेजर ध्यानचंद की जयंती पे इसी समय क्या किया जाता है? खेल पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। द्रोणाचार्य का और अर्जुन का, और यही क्या है आपका मनाया जाएगा 29 अगस्त की डेट होगी। क्या होगी? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय मामलों के मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। कार्य मंत्रणा समिति का लोकसभा में होने वाले सभी कार्यों को निर्धारित करता है। कौन सा कार्य किस विधेयक पे कैसे किया जाएगा बेटा? तो ये कार्य कौन होता है? अध्यक्ष उसका लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, और कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा संगठन विश्व विकास संकेतक प्रकाशित करता है? विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट को कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रकाशित करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करेगा, या वर्ल्ड बैंक करेगा? तो बेटा विश्व विकास संकेतक को प्रकाशित करता है विश्व बैंक। कौन करेगा? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे 2020 में तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी इसके जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले आप प्रश्न शुरुआत हुई थी तो आपने देखा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 पूछा था। किसमें? किसमें? हॉकी में पूछा था। और अभी क्या पूछा है कि तीरंदाजी में किसको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अर्जुन, पहली बात तो आपको ये जानना है कि खिलाड़ी कौन है। तो बेटा श्री अतानु दास को क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये क्या थे? ये एक तीरंदाज है। ये क्या है? तीरंदाज है। इन्हें मिला था 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के 7वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ये 2020 का प्रश्न था। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? सिंगापुर नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, फ्रेंच नौसेना द्वारा, या इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा? तो बेटा फ्रेंच नौसेना द्वारा इसका क्या किया गया था? फ्रेंच नौसेना द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से माइक्रो ब्लॉक का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से माइक्रो ब्लॉक का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ट्विटर, आपचे टैबकैम या उबंटू? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा माइक्रो ब्लॉक उदाहरण है। तो ट्विटर किसका उदाहरण हो जाएगा? माइक्रो ब्लॉक का। किसका उदाहरण हो जाएगा? माइक्रो ब्लॉक का उदाहरण कौन हो जाएगा बेटा? ट्विटर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ईरान की मुद्रा कौन सी है? ईरान की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो ईरान की मुद्रा दिरहम गलत, रियाल बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको वान, दिनार, दिरहम दिया है। आप वान की गलती नहीं करते क्योंकि मुस्लिम कंट्री ईरान दिरहम, रियाल और दिनार में घूमते। तो ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी बेटा? रियाल हो जाएगी। अगला प्रश्न है रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक इनमें से कौन से थे? भारत का झंडा कौन लेके 2016 में चल रहा था? कई जगह ये प्रश्न आया था बेटा। अभिनव बिंद्रा। कौन चल रहे थे? भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। या किस खेल से संबंधित है? इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बहुत ही ट्रैक पे पेपर रहता है, यूपीपी भी और यूपीएसआई भी, एएसआई भी। अंतिम और शायद अंतिम प्रश्न यही है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 31 में, 70। अब यहाँ पे ऐसे व्यवस्था बन गई कि यहाँ पे देखो हर बच्चे को पता है कि 30 में पहला गोल्ड मेज,
31 में दूसरा और 32 में तीसरा। गांधी या कांग्रेस प्रथम गोलमेज में नहीं गए और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इरविन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा कि अगर अब की बार गांधी भाग लेने नहीं आए तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो गांधी और इनके बीच में 1931 में समझौता होगा, गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता होगा? गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 1931। इसी के साथ ये चौथा या पांचवा सेट हमारा एएसआई के सामान्य अध्ययन का समाप्त हुआ। अगले 2 से 3 दिनों में लोको पायलट जीएस की पूरी सीरीज में आपको देना शुरू कर दूंगा। एसएससी जीडी, लोको पायलट और यूपी पुलिस। धन्यवाद।